नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और वही लर्निंग उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले एपिसोड में आपने कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी होगी। तो आज के इस क्लास में हम उसी वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये 2-3 टॉपिक अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर इसका काम खत्म करेंगे। चलिए शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। तो वेक्टर जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा था पिछली क्लास से, तो वही वेक्टर को हम और आगे बढ़ाएंगे। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सबसे पहले वेक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ? किसी भी स्केलर के साथ, या फिर डिवाइड किसी के साथ, किसी भी स्केलर के साथ। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखना। स्केलर का मतलब क्या हो गया? जैसे कि देखो, आपको एक वेक्टर दे रखा है। वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए मान लो, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके साथ मतलब कि अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी एक नंबर का। मान लो हमने कर दिया 2 के साथ। किसके साथ? क्या? 2 के साथ। तो आप इसे क्या लिख दोगे? हम इसे लिख देंगे 2 वेक्टर ए। क्लियर? बस वेक्टर जस्ट डबल हो गया, खत्म बात। 4 है तो 4 है, 5 है तो 5a। और उसी तरह से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं a/2, वेक्टर a/2। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई और ये हो गया आपका डिवीजन। क्लियर? आ गई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई। छोटी सी चीज थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और आगे बढ़े? हाँ जी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए। ओहो, चलो हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आ चुका है सामने। देखिए सभी स्क्रीन पर, अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका मास आपको दे रखा है 3 किलोग्राम इस मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए जहां पर एक एक्सेलरेशन है और फॉर्मूला आपको दे रखा है F = ma। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। चलिए निकाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास टॉपिक में दे रखा है m की वैल्यू कितनी दे रखी है? m की वैल्यू हमें दे रखी है 3 kg। कितनी दे रखी है? 3 kg। और दूसरी हमें क्या दे रखी है? फर्स्ट वाला करते हैं तो इसमें a की वैल्यू आपको बच्चों दे रखी है कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड डायरेक्शन क्या दे रखी है? ईस्ट। क्या दे रखी है? ईस्ट। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम करते हैं F = ma, m कितना है? 3 इंटू डायरेक्शन कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन। और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी? वह आपका रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। दूसरा प्रश्न हम यहां पर देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है F = दूसरा देख लीजिए, मास तो हम वही लेंगे। कितना लेंगे? 3 kg इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है आपको -4। आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 4 जा कितना होता है? ये होता है -12। डायरेक्शन हमें क्या दे रखी है? टुवर्ड्स द नॉर्थ। आपको यहां पर लिखा हुआ है नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ के अपोजिट। माइनस का मतलब क्या होता है? यह अपोजिट है। और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? सर, नॉर्थ के अपोजिट तो साउथ होता है। तो आप इसे लिख सकते हो 12 साउथ। आ गई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई है हमें। और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारे सामने क्या रहा है। आहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीवन भर के लिए उपयोगी। जब जब भी हम वेक्टर की बातें करेंगे, फिजिक्स की बातें करेंगे, डायरेक्शन की बातें करेंगे, वहां पर ये वाला लॉ आएगा। कौन सा लॉ है यहां पर? ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। कौन सा है? ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ये सबसे पहले समझने के लिए हम कुछ बातें करेंगे। ध्यान से, हमारे पास मान लो 2 वेक्टर है। क्या है? 2 वेक्टर। 1 मिनट, एरो लाते हैं हम कहीं से, तो आना चाहिए भाई। आइए आइए, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, अपने पास एक वेक्टर है ये रहा।
ठीक है। एक कोई दूसरा वेक्टर है आपके पास ये, इन दोनों के जो नाम है, एक का नाम हमें रख देते हैं वेक्टर ए और दूसरे का नाम हम रख देते हैं वेक्टर बी। दो नाम हमारे पास हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आपको a प्लस बी करना है। क्या करना है? a प्लस बी। तो रूल का क्या नाम है? ट्राइंगल लॉ। यानी कि देखो, आगे वाला जो भाग रहता है ये वाला, इसे तो हम कहते हैं हेड और पीछे वाले को हम कहते हैं टेल। दोनों चीजें हमें पहले से ही ध्यान में है। तो अब आगे देखिए, हमें अगर इसको जोड़ना है तो हम किस तरह से जोड़ेंगे? हम बनाएंगे एक ट्राइंगल। किस तरह का? देखिए ध्यान से। ये मान लो हमने ले लिया ए वेक्टर ए। क्या ले लिया? वेक्टर ए। दूसरा हम ले लेते हैं यहां से, उसी के हेड पर हम लगाएंगे बी का टेल। क्या लगाएंगे? बी का टेल। ये लगा दिया आपने, ठीक है। तो यहां पर जो तीसरी लाइन होगी, कौन सी लाइन? थर्ड जो रो होगी ये वाली, यह लाइन रिजल्टेंट होगी किसकी? ए और बी की। और इसे हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ए का हेड, उसके ऊपर बी का टेल लगाया जाए तो इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में इस ट्राइंगल को पूरा करने वाली जो इसकी थर्ड साइड रहती है, वही साइड इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आ गई बात समझ में? जी सर हमको आ गई है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। और आगे क्या आ रहा है हमारे पास? कुछ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम ट्राइंगल लॉ जैसा है, कुछ अलग नहीं है। किस तरह से? ध्यान से देखिए, हम इसे भी कर लेते हैं। देखिए, पॉलीगन मतलब हमें पॉलीगन बनाना है, अलग अलग साइड लेनी है जिसके साथ हमें मिक्स करना है। तो देखिए, आइए चले बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास ये है वेक्टर ए। क्या है? वेक्टर ए। और ये है आइटम दूसरा वाला, इसी को ही साथ ले चल दिया हमने। नया बनाना है भाई हमें। ये हम नाम दे देते हैं इसे वेक्टर बी। पॉलीगन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ट्राइंगल को एक साथ ऐड करना, जोड़ देना सबको। क्लियर? तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जो यहाँ पर तीसरी साइड बनेगी वो आप सभी को पता होगा क्या कहलाएगी? सर वो कहलाएगी ए प्लस बी। अगर आपने इसे नाम दिया है वेक्टर ए, अगर आपने इसे नाम दिया है वेक्टर बी, तो यहाँ पर ये आ जाती है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो था हमारा ट्राइंगल लॉ। नाम क्या है? नाम है हमारे पास पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में हम क्या कर देंगे? देखिए जरा, हमारा तीर कहाँ गया भाई? ये रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाता है। ये हम लेते हैं तीसरी साइड। बेटे मजा नहीं आया कलर में। तीसरा वेक्टर जो है हमारा वो ये हो गया, ये एरो बना दिया हमने। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन होती है ए प्लस बी और इस लाइन का नाम हम दे देते हैं सी। क्या दे रहे हैं हम? इसका नाम दे रहे हैं सी। और ए प्लस बी और उसी के साथ सी जोड़ दिया जाता है तो तीसरा आइटम बनेगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। आ गई बात समझ में? जी सर आ गई बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर वेक्टर का साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ ही वही रहे हैं, अपमान हो जाएगा अगर ये नहीं लगाया हमने तो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक उसी तरह से अगर आप बात करोगे चौथे वेक्टर के लिए, अगर मान लो यहाँ पर डी होता, क्या होता? यहाँ पर डी होता तो तीसरा आइटम जो इसका बनता ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इस वाली लाइन को कह रहे हैं, साथ में यदि डी जुड़ रहा है तो ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों एक साथ चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाती हैं
और यही लॉ आपका क्या कहलाता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ट्राइंगल लॉ को एक साथ जोड़ दिया है। इसका जो मेन फंडामेंटल है वो तो ट्राइंगल लॉ ही है। इसके आगे हम अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या है, ट्राइंगल लॉ। आ गई बात समझ में? जी सर आ गई। अब आगे ध्यान से नेक्स्ट अपन और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप लिख सकते हो a + b + c + d, a प्लस, उल्टा लिख दिया भाई, a + b + कितनी गंदी राइटिंग लिख रहा हूं, लेकिन आप सभी को समझ जाना है, d d d d, बढ़ते हुए क्रम में। चलिए, तो ये था अपना कौन सा, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। क्या था, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। आ गई बात समझ में? ओके फाइन, वेरी गुड, शाबाश। अब हमारे पास और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला जो आता है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सेम ट्राइंगल लो, दो ट्राइंगल को जोड़ दिया, बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम, है ना? जी सर बिल्कुल। तो और आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। हमारे पास यहां पर है एरो का आइटम, एरो से ही बनाएंगे, मजा आ जाएगा। ये मान लो अपन ने बना दिया एक एरो जिसका नाम हम दे देते हैं वेक्टर ए। दूसरा आइटम है हमारे पास भाई बी, इसको थोड़ा सा इधर लगा देते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी। दो है हमारे पास, ठीक है। अब यहां यदि आप देखोगे तो तीसरी जो बीच वाली लाइन रहेगी, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी a + b। क्या कहलाएगी, a + b, है ना? इस वाली लाइन को हम कहेंगे a + b। कैसे, ध्यान से देखिएगा यहां पर, क्यों, क्योंकि यहीं पर ये वाली जो लाइन है वो इधर जुड़ रही है और ये वाली लाइन जो है वो इधर जुड़ रही है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अब ये पूरा पूरा आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। सीधी सी बात है, ये दोनों साइड पैरेलल और इधर ए की साइड पैरेलल। अगर इसको आप ए बोलोगे तो ये भी तो ए कहलाएगा, और इससे आप बी बोलोगे तो ये भी आपका क्या हो गया, बी। तो अगर आप ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसको ए और इसको बी बोलते हैं तो ये भी तो ए + बी हुआ, और ये बी और ये ए, तो ये थर्ड साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वही हुई ए + बी। तो दो ट्राइंगल को हमने एक साथ जोड़ दिया। क्या किया, जोड़ दिया, और उसे नाम क्या दे दिया, पैरेललोग्राम। इसके पहले वाला पॉलीगन, ये भी ट्राइंगल बहुत सारे जोड़ दिए। यहां पर कितने ट्राइंगल जोड़े, दो ट्राइंगल जोड़े, ठीक है। अब यही पैरेललोग्राम में एक इसका अपन देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल मेथड, है ना, जहां पर अगर आपको एंगल दे रखा है और आपको ऐड करने की बात कर दी जाती है तो हम क्या करेंगे, वही चीज हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। आइए चले शुरू करें। तो देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा पूरा उठाते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, मान लो आपके पास ए और बी के बीच में एंगल दे रखा है, और वो एंगल है हमारे पास कितना, वह एंगल है हमारे पास थीटा। कितना है, थीटा। अपन क्या देख रहे हैं, एनालिटिकल मेथड, है ना। एनालिटिकल मेथड, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है आपको, थीटा। अब ध्यान से देखना, यही चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। अपन ले लेते हैं और आगे, इस ए को अपन इतना आगे बढ़ा देते हैं और ये वाली लाइन अपन सीधी यूं खींच लेते हैं। क्लियर, आ गई बात समझ में? जी सर। अब ध्यान से देखिएगा,
तो अगर ये बी है तो ये भी तो बी कहलाएगा, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी क्या कहलाएगा आपका थीटा। क्या कहलाएगा? थीटा। इस व्यक्ति को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ओ, इसे हम नाम दे देते हैं पी, इसे हम नाम दे देते हैं क्यू, इसे हम नाम दे देते हैं एस, और इसे हम नाम दे देते हैं टी। कुछ भी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं सर आर क्यों नहीं लिखा? अरे चलेगा, आर के आगे, रिजल्टेंट के आगे भी आर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कौन सा आर है? तो हमें तो दोनों चीजें देखनी पड़ती है। बिल्कुल। और आगे बढ़े, देखो ध्यान से। अब तो हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं, अब ट्राइंगल देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ एस क्यू। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ओ एस एंड क्यू। बिल्कुल ठीक है। अब से देखना इधर, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। ओ एस का नाम हम दे देते हैं आर। क्या दे रहे हैं? आर। अब देखना ध्यान से, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, तो ओ पी प्लस पी क्यू। एक चीज हमने उल्टी लिख दी भाई, यहां पर ये जो दिख रहा है P नहीं है, यह तो है हमारे पास O। कितना है? O है। ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर। ओ क्यू किसके बराबर? ओ पी प्लस पी क्यू के। किसके इक्वल? ओ पी प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का भी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए। लेकिन क्या हमें पी क्यू की वैल्यू पता है? नहीं पता है। क्या हमें क्यू एस की वैल्यू पता है? नहीं पता है। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इधर देखना ध्यान से। मुझे बच्चों ये बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बी पी वाले फॉर्मूले से। ट्राइंगल हम देख रहे हैं पी एस क्यू में, ट्राइंगल पी एस क्यू में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? क्यू एस है। हाइपोटेनियस कितना है? पी एस। और पी एस की वैल्यू किसके बराबर? बी के बराबर। तो क्यू एस अपॉन बी। तो क्यू एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? क्यू एस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू? ये सर हमारे पास आ गई क्यू एस की वैल्यू। अगली हम निकालते हैं, सुनो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? पी क्यू। कितना है? पी क्यू। हाइपोटेनियस कितना है? बी। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? पी क्यू हमारे हो गया किसके इक्वल? बी कॉस थीटा के इक्वल। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई है। अब ध्यान से देखिए, तो यह बी कॉस थीटा जो है वो हम कहाँ लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे यहां पर क्यू एस की जगह हम लिखेंगे बी साइन थीटा, और पी क्यू की जगह हम लिखेंगे बी कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिख देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है कितनी है? ओ पी की तो हमें पहले से पता है, ए है। और यही पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है बी कॉस थीटा। कितनी है? बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? क्यू एस की वैल्यू है हमारे पास बी साइन थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हमें पता है? जी सर पता है। तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये शायद मेरे पीछे लिखा हुआ है ना, आप देख लीजिएगा कि हमने क्या लिखा है, 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड शाबाश, देख लेना वापस। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। अब हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बी स्क्वायर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। और आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, रूट अभी हमने कहाँ लगा दिया, काफ़ी जल्दी कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बिल्कुल जी सर क्लियर है। तो यह तो वैल्यू है आर स्क्वायर की, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अगर आपको पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? यस सर हमें आ गई है ना। ये तो हो गई आपके पास आर की। और अगर कभी कभार डायरेक्शन पूछ ली जाती है तो डायरेक्शन को हम हमेशा डिनोट करते हैं किससे? इसे हम करते हैं टेन थीटा से। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पीबीपी वाले फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आप देखिए इस ट्राइंगल में, वहीं कहाँ चला गया भाई, ये रहा, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? पूरा पूरा यह आ रहा है QS, जिसे अपन कह सकते हैं बी साइन थीटा, और बेस A प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, कितना धीरे चलता है भाई। चलो यहाँ पर हम लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। ये होती है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या होती है? यह होती है डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? यस सर बिल्कुल आ गई। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एनालिटिकल मेथड ऑफ किसका? पैरेललोग्राम लो का। ट्रायंगल लो वो भी लगभग यही है ना, बस उसी में वो आगे बढ़ा देते हैं। देखो सारी चीज़ें पैदा तो जो हुई है, मतलब जो उनका ओरिजिन है वो हमेशा से ट्रायंगल लो ही रहा है। ट्रायंगल लो से पॉलीगन बना, ट्रायंगल लो से पैरेललोग्राम बना, है ना। और इसी का एनालिटिकल मेथड कि अगर आपको बीच में ए और बी के बीच में अगर थीटा दे रखा होता है और आपको रिजल्टेंट पूछ लिया जाता है तो फॉर्मूला याद रखना है, मेरे साथ साथ बोलते रहो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्शन पूछ ली जाती है क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? यस सर बिल्कुल आ गई। क्या हम और आगे बढ़ना पसंद करेंगे? हाँ जी सर करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब नेक्स्ट जो आता है नया आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब कि वेक्टर को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में माइनस करना। यदि ए दे रखा है तो आप वेक्टर ए माइनस बी इस तरह से कर सकते हैं। और अगर थीटा वाली वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो उसमें था, अब इसमें प्लस की जगह आप क्या लगा दोगे? इसमें हम सर प्लस की जगह लगा देंगे बच्चों माइनस। क्या लगा देंगे? इधर सिर्फ माइनस आपको लगाना है, खत्म। यह हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए था। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। और आगे बढ़े? यस सर, शाबाश शाबाश, बढ़ते रहो इसी तरह से। चलिए आज तो काफ़ी अपन धीरे धीरे भी पढ़ रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने जैसी रहती है जहाँ पर अपन ज़्यादा जल्दी भाग नहीं सकते हैं, है ना। तो देखो अब नेक्स्ट आपका जो आता है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2, मतलब दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है। उनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस।
क्लियर, आ गई बात समझ में? चलो ये तो दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन सम निकाल लेते हैं। सम मतलब कि a प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करें। a की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास? a की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2 इंटू a इंटू बी। cos थीटा मतलब कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी होती है? 1/2। शाबाश, क्या आपने बोला? मुझे ज़रा सा सुनाई दिया, बहुत बढ़िया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, और आगे 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना? 4, प्लस इसका भी हो जाता है 4, प्लस cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 8 और 4 कितने हो गए? 12। हमारे पास आंसर आ गया √12। वाओ, व्हाट अ स्वीट आंसर, शाबाश। तो ये तो था अपना क्या? a प्लस बी। क्या लिखा हुआ है ये? a प्लस बी। दूसरी अगर हम बात करें, किसकी करें? a माइनस बी की। बीच में क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस लगेगा ना? जी सर, बिल्कुल वही लगेगा, और तो कुछ लगने से रहा। तो a माइनस बी अगर हम देखें ध्यान से, अगर इसी जगह पर हम लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये प्लस नहीं आएगा, ये तो माइनस निकाल रहे हैं हम, तो यहां पर तो हमारे पास माइनस आएगा भाई। आइए शुरू करें। माइनस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2ab टू cos 60, 1/2, 2 से 2 का इंसल, हमारे पास आ गया आंसर 4 प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 बच गया हमारे पास। यहां पर आ गया है √4, जिसे आप कह सकते हैं प्यार से 2। तो हमारे पास इसका आंसर आया a माइनस बी का 2, और a प्लस बी का हमारे पास आया है √12। शाबाश, ये हुई न बात जी, बिल्कुल। और आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अगला जो आपके पास आता है वो है यूनिट वेक्टर। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना हम मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन, 3D, ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके मैथमेटिक्स में भी यह आएगा पोर्शन आने वाले समय में। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, सारी चीजें आपके सामने नजर आती रहेगी। चलिए तो देख लेते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब कि अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर 3 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया, तीसरा जेड एक्सिस हो गया, यहां पर अगर आप देखना पसंद करोगे तो यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है, यूनिट की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। और यहां पर वो किसी के साथ अगर जुड़ता है, किसी स्केलर के साथ, मान लो 3 के साथ यूनिट वेक्टर जुड़ गया, मतलब वो 3 एक डायरेक्शन बन गई। और यूनिट वेक्टर में जैसे कि अगर आई कैप जुड़ रहा है तो वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, जे कैप जुड़ रहा है तो वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप जुड़ रहा है तो जेड एक्सिस की तरफ। आ गई बात समझ में? तो यहां पर हम देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस के लिए है वो है आपका आई कैप, वाई एक्सिस के लिए है, सॉरी, एक्स एक्सिस के लिए क्या है? आई कैप, वाई एक्सिस के लिए आपके पास है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए आपके पास है के कैप। आ गई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई है। अब ध्यान से देखिए, यूनिट वेक्टर का मतलब मोस्टली जो होता है वो किसी के साथ जुड़ना होता है ना? जैसे कि इसे अपन फॉर्मूला रहेगा n इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन स्केलर a, या कहीं कहीं इस तरह से मोड भी बना हो सकता है। मॉडुलस का मतलब प्लस माइनस कुछ भी नहीं, उसी तरह से डायरेक्शन भी नहीं, वो एक स्केलर क्वांटिटी रहती है। यानी कि अगर आप किसी भी स्केलर के साथ, किसी भी स्केलर के साथ अगर आप एक
यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनने वाला जो आइटम रहेगा वो कंप्लीटली एक वेक्टर रहेगा, जहां पर n की जगह वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप दे दी तो एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप बोल दी तो वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप बोल दी तो जेड एक्सिस की तरफ। आ गई बात समझ में? जी सर हमें आ गई है, वाह शाबाश, हम ही बोल रहे हमें आ गई है, आप भी मन में बोल दीजिए कम से कम, है ना। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। वाओ, है ना। देखो अलग अलग रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है, तो अपन यहाँ पर नॉर्मली 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास 2 लाइन है, एक मिनट, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन है हमारे पास ये 2 वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है। बीच का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा। अब देखना जरा, इसे हम नाम देंगे वेक्टर ए, इसे हम नाम देंगे वेक्टर बी। क्लियर? जी सर। अब यहां पर इसे हम नाम दे देते हैं थीटा। क्या बोल रहे हैं? थीटा। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका, इसे आप डायरेक्ट कह सकते हो ए एक्स आई कैप, और इसे आप क्या बोल सकते हो, चलो इसे भी अपन ए ही नाम दे देते हैं, छोड़ो, क्या नाम देते हैं? ए। कहाँ गया? ठीक है, ये जो हो गया इसको अपन नाम दे देंगे ए वाई जे कैप। ये एक्स एक्सिस के लिए और ये वाई एक्सिस के लिए। वेक्टर ए जो है ना वो अपन यहाँ दे देते हैं रिजल्टेंट में, इधर से ये नाम मैं हटा रहा हूँ, है ना। चलो इसको हटाओ, नहीं चाहिए, ये खत्म काम। अब देखिए इधर, ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई जे कैप हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? ए एक्स और ए वाई के बीच में 90 डिग्री है। तो ये तो आप लिख दोगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। रिजल्टेंट डायरेक्शन पूछ ली जाती है, ध्यान से सुनना, ये तो मैग्नीट्यूड था। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और अगर कंपोनेंट की बात की जाती है तो ए एक्स जो आपका रहेगा, है ना, ये वाला ए एक्स जो आपका रहेगा, दिस ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अक्सर बच्चों को ये रटा दिया जाता है कि यहां पर जहां थीटा है वहां पर आपको कॉस लेना है, लेकिन क्यों लेना है, काफी बच्चों को ये चीजें नहीं पता रहती है। तो आइए चलो आज मैं बताता हूं, वही बचपन का कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है यहां पर, है ना। कॉस थीटा जो रहता है, ध्यान से सुनना, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पीबीपी वाले फॉर्मूले से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखना, अगर इसे हम पूरा एक ट्राइंगल मान लेते हैं तो बेस तो ये वाला पोर्शन हो गया, और ये कितना है आपके पास? ये है ए एक्स। हाइपोटेनियस कितना है? वेक्टर ए। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ए कॉस थीटा, ए उधर चला गया। सेम इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यहाँ वाली लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ वाली किसके इक्वल? ए वाई के इक्वल। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए वाई अपॉन ए, सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो हमारा पूरा काम यहाँ पर हो गया, हमने देख लिया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।